हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था वैलेंसी के बारे में कि मैंने बताया था कि बेसिक केमिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक अगर कोई है तो वैलेंसी। क्योंकि अगर आपको वैलेंसी ही नहीं पता है तो केमिस्ट्री को हम लोग रिलेट ही नहीं कर पाएंगे ठीक से। अब वैलेंसी है क्या पहले ये समझते हैं और उसके बाद हम लोग वैलेंसी को फाइंड करना सीखेंगे। वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। मतलब इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब रासायनिक बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, उन संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता का मतलब है दो एटम के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो तो हो गई केमिकल बॉन्डिंग, और उस रिलेशन को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन काम कर रहे हैं उनकी संख्या को ही कहा गया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी। तो सबसे पहले तो हमें वैलेंसी की एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि है क्या। तो वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो दो परमाणुओं के बीच में बॉन्डिंग कर रही हैं, उन संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी। अब इसको रिलेट करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे? एक जनरल मेथड है बेसिक। जनरली जो आउटर मोस्ट सेल में, जिसको हम लोग बाय कोष कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल, बाह्य कोष, परमाणु के सबसे लास्ट वाले सेल को हम लोग बाह्य कोष कह देते हैं। और उसके अकॉर्डिंग जनरली संयोजकता या वैलेंसी वर्ड यूज कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, 2 है या 3 है तो सामान्यतः वैलेंसी का फॉर्मूला हम लोग n के इक्वल कह देते हैं। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, 5 है, 6 है एंड 7 है तो 8 माइनस n कह देते हैं। 8 से ऊपर कंटिन्यू क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि 8 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इनर्ट नेचर को शो करने लगते हैं, अक्रिय। केवल कुछ कंडीशनें हैं जो 8 से ज्यादा में भी इनर्ट नहीं होती, तो हम लोग लॉजिकल क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्यों होती हैं क्यों नहीं होती हैं, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग केवल नॉर्मल सी बात समझना चाहते हैं कि संयोजकता निकालते कैसे हैं, क्योंकि संयोजकता से आगे में सारे रिलेशन बनाने हैं। तो संयोजकता के लिए जो बेसिक मेथड है वो ये कहता है कि यदि बाह्य कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो संयोजकता उस नंबर के इक्वल होगी, और यदि बाह्य कोष में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो संयोजकता 8 माइनस n के इक्वल होगी। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, तो बाह्य कोष में 1 है तो संयोजकता कितनी हो गई? 1, वैलेंसी 1 कह दी। लिथियम की पूछी गई, इसके बाह्य कोष में 1 है तो आप वैलेंसी कह देंगे 1। आपसे सोडियम की पूछी गई, इसके बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 1, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 1। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हमने Mg की बात की, मैग्नीशियम की, इसका जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो इसके बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पहले पढ़ चुके हैं। और यदि बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो वैलेंसी हो गई इसकी कितनी? 2। सेम एज एल्युमिनियम, वैलेंसी इसकी कितनी हो गई? जिसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे उनकी वैलेंसी उस नंबर के इक्वल होगी जो बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी तक हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं वो पहली वाली कंडीशन को ही कर रहे थे। अब जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, 5 है, 6 है या 7 है, उनकी वैलेंसी को कैसे निकाला जाएगा? तो उनके लिए हम लोग जनरली अप्लाई करते हैं 8 माइनस n। जैसे यदि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन हो गए 4। यदि इसके बाह्य कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? 8 माइनस n वाला। तो वैलेंसी का फॉर्मूला हो गया 8 माइनस n। 8n का काम करेगा बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी आ गई जनरली वो कितनी आ गई? 4। सेम इसी तरह आप अप्लाई करेंगे। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, इसके बाह्य कोष में अर्थात आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए भी फॉर्मूला वैलेंसी का अप्लाई करेंगे 8 माइनस n। n की जगह वैल्यू आप पुट कर देंगे 6, तो जनरल ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आ गई? 2।
तो ये तो जनरल मेथड है जो मेजॉरिटी कह सकते हैं कंपाउंड में अप्लाइड होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स के अलावा भी बहुत सी कंडीशनें हैं केमिस्ट्री में कि हम लोग एक एक स्टेप को आगे भी बढ़ते हैं, इसीलिए जो कंडीशन को ओबे नहीं करता है और रूल्स उसके अकॉर्डिंग बन चुके हैं, तो माइनर वाली कंडीशनों को हम लोग एक्सेप्शन कह देते हैं और उसको एक्चुअल में कैसे रिलेट करना चाहिए वो बताते हैं। तो ये जनरल मेथड है, मतलब मैक्सिमम कंपाउंड इस कंडीशन को ओबे कर रहे होंगे। तो वैलेंसी निकालने के लिए आप मेरी बात समझ गए होंगे। जो सामान्य तरीका है उसमें क्या है, यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, बाह्य कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आए तो उसकी जो संयोजकता होगी उस नंबर के ही बराबर होगी। यदि बाह्य कोश में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी जो वैलेंसी होगी अर्थात संयोजकता वो 8 माइनस n के इक्वल होगी। कैसे निकालते हैं आप समझ गए होंगे, लेकिन इसको हमें भी रिलेट करना है थोड़ा सा आगे, क्योंकि ये तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि बेसिक तो है, लेकिन अगर हम पूरी बात नहीं समझेंगे तो वो अधूरा रह जाएगा और आगे रिलेशन बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तो हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं इसके। ये तो मेथड हो गया आपका सामान्य वाला। अभी हम लोगों ने सामान्य मेथड पढ़ा वैलेंसी के लिए कि जिसके बाह्य कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो या 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करना है हमें वैलेंसी निकालने के लिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ करके देखें वैलेंसी का मतलब क्या है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप बाहु रूल से आपने पढ़ा है लास्ट टर्म पर उससे रिलेट करेंगे। कैसे, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 1s 2 2s 2 2p 3। जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो सबसे पहले आपको देखना है लार्ज नंबर कौन सा है, मतलब बड़ी संख्या कौन सी है। आपको दिख रहा होगा 2 जो है वो सेल में लास्ट आपको नंबर दिख रहा है, मतलब बड़ी संख्या 2 हो गई। ये नंबर देखते हैं कोसों वाली। अब जब आपको 2 दिख रहा है लार्ज नंबर है तो दूसरे सेल में कितने सबसेल पॉसिबल है, कल हम लोगों ने पढ़ा था एस और पी जो कि यहां दिख रहा है। तो यही ग्राउंड स्टेट होती है हमारी स्थायी अवस्था। एस में कक्षक होते हैं 1, एस में ऑर्बिटल 1 होते हैं, पी में 3 होते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें इलेक्ट्रॉन है 2। हुंड के रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर देंगे। हुंड रूल क्या है इसको भी समझ लेंगे अभी। हुंड रूल कहता है एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल सभी में फिल करेंगे। जब सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट अर्थात उत्तेजित अवस्था संभव नहीं है। कैसे पता चला, ये हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं उससे समझते हैं। जैसे फास्फोरस है, एटॉमिक नंबर होता है 15। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सबसे पहला काम जब आपने आप बाहु रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, करने के तुरंत बाद आप देखेंगे लार्ज नंबर क्या है जो कि आपको दिख रहा होगा 3। तो तीसरे सेल में एस दिख रहा है, पी दिख रहा है, तीसरे सेल में डी सबसेल और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जब तीसरे सेल में डी सबसेल की बात करेंगे तो इसका ग्राउंड स्टेट क्या होगा, 1s में ऑर्बिटल 1, 2s में ऑर्बिटल 1, 2p में ऑर्बिटल 3, 3s में ऑर्बिटल 1, 3p में ऑर्बिटल 3, 3d में ऑर्बिटल 5। पहले लार्ज नंबर आपने देखा 3 था, 3 में s सबसेल भी पॉसिबल है, p भी पॉसिबल है, d भी। आपको दिख रहे थे केवल s और p, तो जो नहीं दिख रहा है उसको हम लोग आगे बढ़ाकर लिख लेंगे। क्योंकि जब हम लोग तीसरे कोष में पहुंचे होंगे, जैसे कि अगर आप किसी हॉल में पहुंचे हैं और उस हॉल में आप बैठ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि स्पेस पूरा खत्म हो गया, जो दूसरा आएगा उसके लिए स्पेस बचा रहेगा। धीरे धीरे करके लोग आगे बैठते जाएंगे, जब पूरा हॉल भर जाएगा तब उसको फिल माना जाएगा। इसी तरह से हम लोग तीसरे कोष में पहुंच गए तो तीसरे में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है। इलेक्ट्रॉन की जरूरत केवल एस और पी तक थी तो उतना फिल हो गया, लेकिन जब तीसरे में गए तो उसमें डी सबसेल भी तो मौजूद होगा, और अगर मौजूद है तो वो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ी तो उसमें इलेक्ट्रॉन शो नहीं किए गए। इस तरह से हम लोग उसको लिख लिया करेंगे। इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है हुंड रूल के अकॉर्डिंग आप फिल कर ही लेंगे। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग आपने देखा कि जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है वो खाली रहा, जैसा कि अभी आप बताया था, लेकिन इसमें एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है।
और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित कौन से होते हैं? बाह्य कोश के। जैसे अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, आपने कभी सुना होगा कि किसी मूवी को देखा होगा आपने कि उसमें अगर कहीं कोई कहता है कि बॉम्ब लगा हुआ है या थिएटर में या किसी मॉल में, तो सबसे पहले प्रभावित कौन होता है? जो व्यक्ति बाहर होता है वो तुरंत उस मॉल से हटने का प्रयास करेगा या उसको तुरंत हटाने का प्रयास किया जाएगा जितना दूर ले जा सके। लेकिन जो अंदर बैठे हैं उनके साथ तो टाइम लगेगा ना उनको बाहर निकालने के लिए। तो उसी तरह से परमाणु भी काम करते हैं। एटम में क्या होता है? जो सबसे लास्ट में होता है बाह्य कोश वाला, उसके इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक्साइटेड होकर के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, मतलब निकलने लगते हैं। तो यहां पर उत्तेजित कौन होगा? बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन। और बाह्य कोश क्या है? 3। तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये ऑर्बिटल खाली रह गए हैं, इसमें ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फैला है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि जो इनर सेल है वो तो वैसे ही लिखे रहेंगे, लेकिन जो आउटर मोस्ट सेल वाले हैं बाह्य कोश वाले, उनके इलेक्ट्रॉन अगर हुंड रूल को ओबे कर सकते हैं तो उत्तेजित हो जाएंगे। इस इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके अगली कक्षा में भेज दिया गया और हुंड के रूल को ओबे करा दिया गया पूरे सेल में। तो जब पूरे कोर्स में हुंड के रूल को ओबे कराया गया तो ये देखा गया कि यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। अब इलेक्ट्रॉन है नहीं, वरना फिर एक्साइटेड कराते। 1 बाय 1 हम लोग एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे। अभी एक एग्जांपल से और रिलेट करूंगा इसे। ये मेथड क्यों बताना चाहता हूं मैं? वैलेंसी है क्या? अभी आपने पढ़ा जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब जो सिंगल है वही डबल होने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे हिंदू कल्चर में, और ज्यादातर अब लगभग सभी इसी को ओबे करने लगे हैं कानून बनने के बाद, कि एक शादी का प्रावधान है। तो अगर जो व्यक्ति सिंगल है उसके घर वाले उसकी शादियों के लिए परेशान होते हैं, ना कि जो शादीशुदा है उसके लिए परेशान होते हैं। तो यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन यदि आपको दिख रहे हैं तो पेयरिंग कौन करेगा? जो सिंगल है, जो पहले से पेयर्ड है उसके बारे में कोई मतलब ही नहीं, मतलब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। अब ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये डबल होने का जब प्रयास कर रहे हैं, इन्हीं को कहा गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी, क्योंकि यही बॉन्डिंग करेंगे। तो यहां पर आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 3। तो नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट अर्थात स्थायी अवस्था के अकॉर्डिंग जो वैलेंसी हो गई 3 हो गई। लेकिन जब बात हम लोग करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस की वैलेंसी आपको दिख रही होगी ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग 3 है, जबकि आपको दिख रहा होगा कि एक्साइटेड स्टेट में 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 5। अगर हम लोग ओल्ड मेथड से निकालते इसको, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 आते, फास्फोरस के बाह्य कोश में भी 5 आते, और जब दोनों के आउटर मोस्ट शेल बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो फॉर्मूला लगता है 8 - n वाला, और सामान्य वैलेंसी आप बताते 3। लेकिन हम इससे ये नहीं बता पाते कि फास्फोरस की वैलेंसी 3 नहीं होती है, 3 के अलावा 5 भी होती है। 3 तो केवल सामान्य जानकारी दे रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात हम लोग इससे कर पाएंगे। मतलब नाइट्रोजन की संयोजकता केवल 3 है और फास्फोरस की संयोजकता 3 भी है और 5 भी है। इसी से रिलेट करके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन अपनी संयोजकता का प्रसार नहीं कर पा रहा है, फास्फोरस उसी वर्ग का है और वो कर ले रहा है। वर्ग का मतलब जब दोनों एक ही वर्ग में है तो दोनों के गुण भी समान होंगे, लेकिन ये संयोजकता 3 दिखा रहा है, 3 के साथ 5 भी दिखा रहा है, ये गुण अलग कैसे हुआ? तो इसको समझाने के लिए इस कंडीशन को हमें करना होगा। इसमें आपको दूसरे सेल में जो बाह्य कोश था रिक्त कक्षक नहीं दिख रहे थे, लेकिन इसका जब आपने किया तो आपके पास रिक्त कक्षक मौजूद थे, तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के इस रिक्त कक्षक में, खाली वाले कक्षक में जो कि वैकेंट ऑर्बिटल था उसमें आ गया, तभी तो इलेक्ट्रॉन सिंगल हो पाए और वैलेंसी बढ़ पाई। तो फास्फोरस ने संयोजकता का प्रसार किया, बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? क्योंकि इसके पास रिक्त डी कक्षक मौजूद थे। डी कक्षक दिख रहा है आपको और खाली है, इसलिए रिक्त डी कक्षक का वैकेंट डी ऑर्बिटल, और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग रिलेट करना चाहें तो हम लोग बताएंगे नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, अर्थात रिक्त डी कक्षक नहीं है, इसलिए संयोजकता का प्रसार नहीं कर पा रहा है। लेकिन फास्फोरस के पास रिक्त डी कक्षक है, इसलिए वो संयोजकता का प्रसार कर ले रहा है, और फास्फोरस की संयोजकता 3 के साथ साथ 5 भी होती है। जैसे एक क्वेश्चन से और रिलेट करूंगा मैं आपको, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। जब आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3p4 होगा, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, आगे हमें जरूरत ही नहीं थी। अब जब आपने किया तो आपने सबसे पहले देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया आप बाउल से। फिर आपको क्या देखना है? जो बड़ी संख्या है इसमें
और बड़ी संख्या क्या है 3, तीसरे में एस दिख रहा है, पी दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है आपको डी, डी भी मौजूद होता है, तो जो मौजूद है और लिखा नहीं हो उसको उसी रूप में लिख देंगे, वैकेंट रूप में खाली। फिर वही कंडीशन ग्राउंड स्टेट आपने बनाई, एस में ऑर्बिटल 1 होते हैं, कक्षक 1 होते हैं, पी में ऑर्बिटल 3 होते हैं, फिर 3s में भी 1 ऑर्बिटल, 3p में भी 3 और डी में आपको पता है 5 ऑर्बिटल होते हैं। हुंड रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। जब हमने हुंड रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल किए तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा 3p वाले में आपको इलेक्ट्रॉन 4 दिख रहे होंगे, एक का पेयर बना होगा। जब एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो इसमें 2 एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल होंगी। क्यों? क्योंकि यहां 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप कुछ खा रहे हैं, 2 पीस अगर कुछ रखा हुआ है आपके पास, गुलाब जामुन या फिर छेना वगैरह जो आप खा रहे हैं, तो आप एक साथ तो नहीं खा लेंगे पूरा, आप 1 बाय 1 फिनिश करेंगे। पहले एक जब फिनिश हो जाएगा तब आप दूसरा फिनिश करेंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग इसमें भी यही होता है कि जब एक्साइटेड होगा तो पहले एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के आगे ऑर्बिटल में जाएगा, फिर जो उसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू वर्क करता रहेगा जब तक कि सारी कंडीशन ओबे नहीं हो जाएगी हुंड के अकॉर्डिंग। तो ये जैसा लिखा उसको वैसे ही लिख दिया, क्योंकि ये इनर सेल वाले थे, अंदर वाले। इसमें ये इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइटेड हुआ और इसके पास आया। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, उत्तेजित हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन डी में आ गया और हुंड रूल के अकॉर्डिंग सेम डायरेक्शन में फिल कर दिया हमने। फिर से एक्साइटेड हो सकता है, पहले जब एक्साइटेड हुआ उसको एक्साइटेड स्टेट 1 कह दिया गया, उत्तेजित अवस्था 1, फिर एक्साइटेड स्टेट 2 कह दिया गया, उत्तेजित अवस्था 2। इसमें आपको दिख रहा होगा कि अभी भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है किसके पास, 3s वाले के पास, और कक्षक अभी भी खाली पड़े हैं 3d के। अगर अभी भी खाली पड़े हैं तो फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड होकर कहां पहुंच जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल में। इस तरह आपको दिख रहा होगा सल्फर में ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल है, मतलब वैलेंसी 2 हो गई। यहां 4 सिंगल दिख रहा है, मतलब वैलेंसी 4 हो गई। यहां आपको 6 सिंगल दिख रहा है, मतलब वैलेंसी 6 हो गई। अगर हम लोग सामान्य तरीके से पढ़ते तो सल्फर की संयोजकता हमें केवल कितनी पता चल पाती, 8 - 1 वाले से केवल 2। लेकिन जब इस मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग ये समझ पाएंगे कि सल्फर संयोजकता का प्रसार कर सकता है। वो 2 से 4 इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं वैलेंसी के लिए, और 6 भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम लोगों ने 2 चीजें आज पढ़ी, एक तो सामान्य तरीके से वैलेंसी निकालना, और दूसरा तरीका हम लोगों ने पढ़ा कि संयोजकता का प्रसार कब होता है और क्यों होता है। प्रसार होते हुए दिख रहा है आपको, कारण क्या है कि उसके पास डी कक्षक हैं जो प्रसार कर ले रहे हैं, और वो डी कक्षक कैसे खाली है। तो अगर कहीं पर भी रिक्त ऑर्बिटल मौजूद है और पेयरिंग हो रही है तो वो संयोजकता का प्रसार कर सकता है। जैसे कि नाइट्रोजन में नहीं कर पा रहा था, आपने देखा था, लेकिन बाकी ऑर्बिटल में कक्षक आपको खाली दिख रहे हैं तो वो प्रसार कर ले रहा है। एक कंडीशन और हम लोग को पढ़नी वैलेंसी में, जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी, परिवर्ती संयोजकता। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले आप इन सामान्य के बारे में पढ़िए जो आपको दोनों मेथड बताए गए हैं, और अगर इसमें कोई डाउट है तो उसको क्लियर कीजिए। इसको बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा, क्योंकि अगर ये आ गया आपको तो आप समझ लीजिए कि केमिस्ट्री में आपको कोई परेशान कर ही नहीं सकता है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप समझ लीजिए केमिस्ट्री आपके लिए बिल्कुल इजी हो गई। लेकिन उसके लिए पहली प्रायोरिटी ये है कि आपको बॉन्डिंग की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। जितने अच्छे से आपको बॉन्डिंग आएंगी, केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करना उतना ही आसान हो जाएगा। आप स्वयं भी स्टडी करके चीजों को समझ सकते हैं। केवल कारण होता है कि बॉन्डिंग के बारे में, वैलेंसी के बारे में हमें पता नहीं होता, वहीं से केमिस्ट्री हमारे लिए टफ हो जाती है। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। इसको आप लोग पहले पढ़ेंगे, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मुझसे पूछ लीजिएगा, और इसको मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगा जो भी कमियां होंगी या जो आपने क्वेश्चन पूछा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।